पोटेंशियल एनर्जी टर्म से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख चुके हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग एक बड़ा कॉमन सा इक्विपमेंट, एक बड़ी कॉमन सी डिवाइस होती है जो हमारी डेली लाइफ में कई बार यूज में आती है। ये देखिए, ये आपके पास में एक स्प्रिंग है, ये आपके पास में बच्चों एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग होती है बच्चों, आप इसे स्ट्रेच करेंगे या इसे कंप्रेस करेंगे। मान लीजिए इसे मैं पकड़ के बाहर की तरफ स्ट्रेच करता हूं या इसे मैं अंदर की तरफ दबाता हूं। इफ आई एम स्ट्रेचिंग इट, इफ आई एम कंप्रेसिंग इट, आई नेचुरली नीड टू अप्लाई सम फोर्स। मुझे इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये भी लाजमी बच्चों कि मैं इसे जितना ज़्यादा खींचूंगा मुझे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा मैं इसे कंप्रेस करूंगा मुझे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तय बात है। आप अगर इसे कम खींचेंगे तो आपको कम फोर्स में काम हो जाएगा, ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लाइकवाइज इफ आई कंप्रेस इट, आई विल रिक्वायर मोर फोर्स इफ आई एम कंप्रेसिंग इट अप टू द मोर एक्सटेंट, एंड इफ आई एम कंप्रेसिंग इट अप टू लेस एक्सटेंट देन आई नीड टू अप्लाई लेसर फोर्स। सो अभी ये एक स्प्रिंग है बच्चों जो कि उसकी नेचुरल लेंथ में, ये बिल्कुल उसकी नेचुरल लेंथ है, ना तो मैंने उसे खींचा है और ना ही मैंने उसे कंप्रेस किया है। अब सपोज कीजिए बच्चों, यदि मैं इसे क्या करता हूं, ये लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देता हूं। सपोज कीजिए बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स आई हैव स्ट्रेच्ड इट, मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाकर इसे बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया। नेचुरली मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मैं इसे स्ट्रेच करूंगा। और इसी प्रकार से बच्चों मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं इस पर कुछ फोर्स लगाकर इसे क्या करता हूं बच्चों, इस पर कुछ फोर्स लगाकर यदि मैं इसे कंप्रेस करता हूं, यदि मैं इस पर कुछ फोर्स लगाकर उसे कंप्रेस करता हूं, ये देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए ये फोर्स लगाया और फोर्स लगा देने के बाद में बच्चों मैंने इसे कंप्रेस किया। मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मैं इसे एक्सटेंड करूंगा और अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो इसे कंप्रेस करूंगा बच्चों। और वो जो फोर्स होगा इसे खींचने में या कंप्रेस करने में, नेचुरल सी बात है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होगा मैंने इसकी लेंथ में कितना चेंज लाया। यदि मैं इसे ज़्यादा खींचूंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मैं कम खींचूंगा भैया तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लाइकवाइज कंप्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होगा। सो किसी भी स्प्रिंग पर जो स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में या कंप्रेस करने में जो फोर्स होता है बच्चों, it is directly proportional to the extension or the compression given to the spring। यहां पर x क्या है बच्चों, x को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। either I can say x जो है बच्चों वो स्प्रिंग को दिया गया डिस्प्लेसमेंट, you can say it is equal to displacement। स्प्रिंग को आपने कितना स्ट्रेच किया या कितना कंप्रेस किया, या इसे सिंपली बोल सकते हैं बच्चों, what is this x is representing basically compression, और you can say it is the elongation। आपने स्प्रिंग को स्प्रिंग को कितना इलोंगनेट किया है या कितना कंप्रेस किया है, उसे हम बोलेंगे बच्चों एक्स, यानी कि एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन। चलिए एनीवेज, सो बच्चों ये आपके पास में आ गया। अब लाजमी है बच्चों, अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन हटा दूंगा तो यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा। आफ्टर एलिमिनेटिंग अ साइन ऑफ प्रोपोर्शन आई नीड टू पुट अ कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट होगा बच्चों उसे हम लिखा करते हैं के से, और इस के को हम लोग कहा करते हैं बच्चों, दिस के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहा करते हैं। इसके को हम लोग कहा करते हैं बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ लोग इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और कुछ लोग बच्चों इसे केवल और केवल फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम जो है कुछ लोग इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, कुछ लोग केवल फोर्स कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। तो ये आपके पास में के जो है बच्चों वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप जो देख रहे हैं बच्चों के, ये के कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स पर। मतलब ये स्प्रिंग कितनी लेंथ की है, ओरिजिनली नॉर्मली जो स्प्रिंग की लेंथ होगी बच्चों, नॉर्मली स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो ये ले लीजिए, नॉर्मली मतलब उसके फर्स्ट और लास्ट गैप, जो पहला वाला टर्न था और जो लास्ट टर्न था, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उससे हम बोला करते हैं नेचुरल लेंथ, उसकी प्राकृतिक लंबाई। मैंने नेचुरल लेंथ को L से रिप्रेजेंट करा है, कुछ लोग उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसे L0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कोई इश्यू नहीं है कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये बच्चों, द गैप बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल फर्स्ट एंड लास्ट टर्न, सबसे पहला और सबसे लास्ट टर्न के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कहलाती है बच्चों नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और वो तब कहलाएगी जब स्प्रिंग को ना तो आपने स्ट्रेच किया है और ना ही कंप्रेस किया।
अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा या कंप्रेस कर रखा तो फिर वो नेचुरल लेंथ नहीं होगी, फिर तो वो एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड स्टेट की लेंथ होगी। एक बात बच्चों, अब देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जो के है, दिस के इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे मुद्दे की बात बच्चों ये देखा जाए तो किस मटेरियल का बना है, जैसे मान लीजिए ये पीतल का बना है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, स्टील का बना है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, फिर उसमें कितने टर्न्स हैं, फिर वो जो वायर जिससे आपने स्प्रिंग बनाई है उसकी थिकनेस कितनी है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस विच अफेक्ट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, तो बच्चों ऐसे करीब करीब 8-10 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। आगे चल के यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं या सिविल इंजीनियरिंग में भी जाते हैं मेरे ख्याल से, तो आपको उनमें ये सारे फैक्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। बट अभी हमारे लेवल पर, हम हमारे स्कूल लेवल की बात करें, हमारे बोर्ड लेवल की बात करें, हम एंट्रेंस लेवल की बात करें, जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हम फेस करेंगे उनमें अगर मुद्दे की बात बताऊं बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही फैक्टर आप देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग का जो होता है बच्चों वो उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को कम कर दीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लार्जर दी लेंथ, लेंथ ज्यादा तो के कम, लेंथ कम तो के ज्यादा। मतलब कुल मिलाकर एक बात समझ सकते हैं, यदि मैंने किसी स्प्रिंग को काट दिया, दो बराबर भागों में ब्रेक कर दिया, देन इट्स लेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, एंड इफ लेंथ इज रिड्यूस to half, the spring constant would get doubled. स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, और लेंथ को अगर मैंने डबल कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। भाई के एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर के एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों लाजमी है कि अगर लेंथ को कम करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर के लेंथ को बढ़ा देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो ये बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेसिकली ये बताता क्या है, मैं आपको इस बारे में जरूर बता दूं बच्चों। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है कि किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना कितना आसान या कठिन है। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज लार्ज, अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों लार्ज है तो उसे एक्सटेंड करना या कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा बच्चों तो उसे एक्सटेंड करना या कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा, और अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों स्मॉल है तो उसे खींचना या उसे कंप्रेस करना आसान होगा, सरल होगा, सहज होगा, थोड़ा सा सुलभ होगा। ठीक है बच्चों। सो अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो उसे एक्सटेंड करना मुश्किल है, लेकिन अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो उसे खींचना आसान होगा, कंप्रेस करना भी आसान होगा। सो ये बच्चों हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात हुई। इससे रिलेटेड एक और बात चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा बच्चों, इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं कहूं, देखिए F/x, अगर यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी न्यूटन, और जहां तक डिस्टेंस के सवाल है बच्चों तो उसकी यूनिट होगी मीटर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बोला जाए तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2, और जहां तक लेंथ का सवाल है बच्चों तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L। न्यूटन का है mlt-2 और लेंथ का बच्चों L। L से L तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, उस आधार पर इसका डायमेंशनल फार्मूला mt-2 आ जाएगा। तो ये बच्चों इसका विमीय सूत्र आ गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। एनीवेज, तो ये हम लोगों ने देखा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, बड़ी छोटी सी बात है बच्चों। कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि यदि मान लीजिए किसी स्प्रिंग को हमने जो है बच्चों स्प्रिंग को मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिया, मे बी 1 मीटर, मे बी 1 सेंटीमीटर। हालांकि ये बड़ा कठिन है कि कोई स्प्रिंग जितनी लंबी थी उससे 1 मीटर और ज्यादा खींच दी या 1 मीटर कंप्रेस कर दी, बहुत डिफिकल्ट सी बात है। बट फिर भी चलिए मान लीजिए अगर किसी स्प्रिंग को मैंने 1 यूनिट का, मे बी 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 माइक्रोमीटर वगैरह 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 वगैरह, अगर किसी स्प्रिंग को मैंने 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिया तो बच्चों के बराबर किसके आएगा, के आएगा F/1 यानी F के बराबर। उस केस में क्या होगा बच्चों, टू गिव द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन टू अ स्प्रिंग बाय एग्जैक्टली 1 यूनिट, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट। हाउ आई कैन डिफाइन फोर्स कांस्टेंट? फोर्स कांस्टेंट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एक्सटेंशन और कंप्रेशन टू अ स्प्रिंग बाय 1 यूनिट।
एक यूनिट को बच्चों हमने अगर 1 मीटर या 1 मिलीमीटर या 1 डेसीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे बच्चों फोर्स कांस्टेंट। और जैसा मैंने कहा आपसे कि वो जितना ज़्यादा होता है स्प्रिंग को खींचना या कंप्रेस करना उतना ही कठिन होता है और कितना आसान होगा जब के की वैल्यू कम होगी। तो ये आपके पास में आ गया। इसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में भी बोल दिया। मैं एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों। यदि मैंने x बराबर कितना रख दिया 1 यूनिट से मतलब मैंने यदि उसे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, 1 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, यदि मैंने स्प्रिंग को 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिया तो k बराबर होगा F/1 मतलब F के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट देने में मुझे जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। सो आई can say spring constant of any spring is the force required to give the extension or the compression by exactly 1 unit. तो बच्चों ये आपके पास में स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात थी और ये हम लोगों ने इसके यूनिट डायमेंशनल फार्मूले के बारे में भी बात करी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको धीरे धीरे हम उस पर आएंगे। पर यहाँ पर अभी आप समझ लीजिए एक बार फिर से बच्चों कि आप किसी भी स्प्रिंग को जब स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसे दिए गए एक्सटेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, के लगाएंगे और इस के को हम बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। लेंथ ज्यादा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम। और लेंथ कौन सी लेनी है? नेचुरल लेंथ, वास्तविक जो उसकी लंबाई है। और वास्तविक लंबाई से मतलब होता है उसके दोनों एंड्स के बीच की डिस्टेंस। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं और इसमें हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। अभी देखिए आपने ये तो फोर्स तो निकाल दिया। अब आती है बच्चों वर्क डन। अब बारी आ रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए किसी भी स्प्रिंग को आप जो स्ट्रेच करते हैं या जब कंप्रेस करते हैं तो आपको स्ट्रेच करने में कुछ फोर्स लगाना पड़ा, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी दिया, आपने कंप्रेस लगाने में कुछ फोर्स लगाया और उसे डिस्प्लेसमेंट भी दिया। तो कंप्रेस करने में या स्ट्रेच करने में हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी देंगे और नेचुरल बात है कि ऐसे केस में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में हमें जो वर्क करना पड़ता है, टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग और टू कंप्रेस अ स्प्रिंग, we have to apply some force, we have to do some work। और कंप्रेस करने में या एक्सटेंड करने में बच्चों जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम बोला करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। What is mean by elastic potential energy? The amount of work done in extending or compressing a spring from its natural length। किसी भी स्प्रिंग को उसकी मूलभूत लंबाई से स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है, बच्चों उस वर्क को हम नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मुझे यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना है। अब मैंने फोर्स F लगाया और उसे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया x। भाई मैंने फोर्स लगाया F और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया x दिया। ये देखिए ये x डिस्टेंस दिया, यहाँ पर भी x दिया। तो वर्क डन जो होगा वो F इंटू एक्स होगा। किंतु परंतु अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं बच्चों तो अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग होगा। अनफॉर्चुनेटली ये क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज फोर्स देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। जो फोर्स है बच्चों वो वेरिएबल है। फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स बच्चों x पर डिपेंड कर रहा है। आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आप ज़्यादा एक्सटेंशन देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और कम एक्सटेंशन देंगे तो कम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स खुद भी तो x पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है। आप गौर कर लीजिए, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं बच्चों। मुझे सिंपल सी बात है ये कि मुझे इस लंबाई से x लंबाई खींचने में या x लंबाई दबाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे कैलकुलेट करने का भैया। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं भाई? वर्क अगर कैलकुलेट करना तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं फोर्स लगाया, मैंने F डिस्प्लेसमेंट दिया x, तो मैं इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं F इंटू एक्स। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों अगर मैं ये मेथड अडॉप्ट करता हूं तो तयशुदा बात है कि ये गलत होगी। क्यों गलत होगी? उसके पीछे एक साधारण सा कारण ये है बच्चों कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है। फोर्स एक जैसा नहीं लगाना पड़ रहा। आप उसे खींचते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जाना पड़ रहा है। कम खींचा कम फोर्स लगाया, ज्यादा खींचा ज्यादा फोर्स लगाया, और ज्यादा खींचा और ज्यादा फोर्स लगाया। तो फोर्स उसे दिए गए एक्सटेंशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स वेरिएबल है और अगर फोर्स वेरिएबल है बच्चों तो वर्क डन इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये आप जानते हैं।
वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि जैसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया, ऑलरेडी मान लीजिए मैंने उसे x डिस्टेंस तक खींच लिया था और उसमें मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया कितना बच्चों, dx। तो वर्क डन कितना होगा, f dx। और f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू आप जानते हैं कितनी बच्चों, kx dx। सो ये आपके पास में dw आ गया। dw किसके बराबर आ गया बच्चों, f इंटू डी एक्स। और f इंटू डी एक्स मतलब f की वैल्यू कितनी, kx। और ये कितना बच्चों, dx। सो वर्क डन जो होगा बच्चों वो होगा kx dx। और जो अब मैं अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहूं तो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वर्क होगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो ये लीजिए kx dx। और यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हियर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x मतलब उसे दिया गया एक्सटेंशन या उसे दिया गया कंप्रेशन। x बच्चों उसे दिया गया एक्सटेंशन या उसे दिया गया कंप्रेशन है। और यदि आप देखें तो हमने उसे कितना एक्सटेंशन दिया, शुरुआत में उसकी लेंथ क्या थी, शुरुआत में उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ थी। और उसे दिया गया एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना था इस स्टेज में, इस स्टेज में बच्चों उसे दिया गया एक्सटेंशन या कंप्रेशन बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल शून्य था। और बाद में मैंने उसे कितना एक्सटेंशन या कंप्रेशन दे दिया, बाद में बच्चों मैंने उसे एक्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन दे दिया। तो शुरुआत में उसे दिया गया एक्सटेंशन या कंप्रेशन जीरो था, बाद में उसे हमने एक्स कर दिया। तो कुछ ऐसी कहानी हमारे समक्ष उत्पन्न होगी। और इस आधार पर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x की पावर कितनी बच्चों, x की पावर है 1, x की पावर है 1। तो जो वर्क डन होगा बच्चों, पहली बात तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, k यहाँ पर कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो कुछ ऐसे हो गया। और इसे मैं ऐसा लिख दूंगा। और जहाँ तक x का इंटीग्रेशन का सवाल है तो x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और लिमिट होगी बच्चों 0 to x, लिमिट होगी 0 to x। और ये हो गया बच्चों k/2 इंटू एक्स स्क्वायर। और लिमिट कितनी बच्चों 0 to x। और ये लीजिए ये k/2 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वर्क डन आएगा बच्चों, जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा k/2 एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क होगा, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा बच्चों, तो वो जो वर्क हो रहा है वो आ रहा है kx²/2। और ये जो वर्क आ रहा है बच्चों, इसी वर्क को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम बोला करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग जानते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्या आ गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आ गई kx²/2। मैं एक बार फिर से डिफाइन समझा देता हूं बच्चों। हमको स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में फोर्स लगाना पड़ रहा है, कन्फर्म बात है। और हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। और अगर हम कभी किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं और उसे अगर फोर्स देते हैं डिस्प्लेसमेंट की ही लाइन में, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट देते हैं फोर्स की ही लाइन में, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। और जो वर्क हम जो करते हैं बच्चों, वो वर्क मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था। और वर्क अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वर्क एस तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में दिया। मान लीजिए आपने फोर्स आउटवर्ड लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड दिया, अगर आपने फोर्स इनवर्ड लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड दिया। तो दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है। तो बच्चों एस तो मैं बोल सकता हूं, इसको बोल सकता है कोई कि एफ डी एक्स इंटू कॉस थीटा भी लिखना चाहिए था। सर आपको जो वर्क डन जो लिखना चाहिए था वो क्या लिखना चाहिए था, एफ डी एक्स कॉस थीटा। मैं लिख सकता था एफ डी एक्स कॉस थीटा, पर मैंने काहे नहीं लिखा, कॉस थीटा, थीटा जीरो है तो थीटा जीरो होने से कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू हम सब जानते हैं एक होती है। तो ये एफ डी एक्स हो गया। और मुझे क्यों करना पड़ा, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाया इस तरीके से भाई, सीधी सिंपल सच्ची आसान सी बात है। फोर्स वेरिएबल है। यहां पर आप ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लग रहा है, कम एक्सटेंशन कर रहे हैं, कम फोर्स लग रहा है, कम खींचने में कम फोर्स लगाया, ज्यादा खींचा ज्यादा फोर्स, और ज्यादा खींचा और ज्यादा फोर्स। सो फोर्स बदल रहा है, और बदल रहा है मतलब वेरिएबल फोर्स है। और आप जानते हैं कि जब जब वेरिएशन आता है साथ में फ्री में एक चीज आती है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा कुछ ऐसा। तो मैं ऐसे छोटे छोटे वर्क निकालूंगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और इन सब का समेशन कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। और ये आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो K, और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट 0 to x। यू सॉल्व दिस and what work you people are doing in extending or compressing the spring by distance x from its natural length is known as elastic potential energy। so कितना वर्क हम लोगों ने करा बच्चों, इसे हम बोलेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या बोला बच्चों कि वर्क डन क्या है? वर्क डन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जितना वर्क आप लोगों ने किया, ऐसे जैसे आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या देखी थी बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है, उससे कुछ हाइट तक ले गए, हमने जितना वर्क किया उसे हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही हमने स्प्रिंग को खींचने में या कंप्रेस करने में जो वर्क किया, उस वर्क को हम बोलेंगे बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो आ रही है kx²/2 के बराबर। अब यहां पर ये जो फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को हम कुछ और तरीकों से भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये 1/2 है और ये kx² तो है ही सही, ये तो आ ही चुका। अब मैं अगर इसे 1/2 kx इंटू एक्स अगर लिख दूं तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। भाई kx² को मैंने स्प्लिट कर दिया kx इंटू एक्स, और ये हो जाएगा कितना बच्चों? ये हो जाएगा 1/2, और kx का जहां तक सवाल है तो बच्चों kx होता है फोर्स। ये देखिए kx किसके बराबर था? F इज इक्वल टू किसके बराबर था बच्चों? kx। तो ये F हो गया और ये हो गया बच्चों x। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला आपके समक्ष बनकर आ गया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आ गया बच्चों, हाफ एफ एक्स या फिर kx²/2 तो है ही सही आपके पास। और एक तीसरा फार्मूला बच्चों मैं इसका और बना सकता हूं, ये 1/2 है। अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई कर दूं और k ही से डिवाइड कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, और अगर मैं पाप नहीं कर रहा तो मुझे प्रायश्चित करने का भी कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहिए। तो यहां पर यदि बच्चों मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या होगा भैया? हाँ भैया, देखो इधर देखो, k²x²/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। और अगर भैया मैं ये 1/2 इंटू kx² लिख दूं, अभी kx क्या होगा बच्चों? kx आप सभी लोग जानते हैं, kx जो होगा बच्चों वो होगा 1/2, और kx जो है बच्चों वो है फोर्स अपॉन x। तो ये आपके पास में वर्क डन आ गया। वर्क डन किस तरह से आ गया बच्चों? वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 F² अपॉन स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी, k की जगह मैंने x लिख दिया, तो ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक तो कहलाएगी बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, गलती होते रहना चाहिए, गलती होती रहेगी तो उससे पहचान भी होती रहेगी कि हाँ मैं भी एक इंसान हूँ। गलती करना एक इंसान की पहचान है, आप लोग पहले भी सुन चुके हैं मुझसे इस बारे में। तो ये बच्चों जो है u इज इक्वल टू कितना आ गया? F²/2k। तो कुछ ये आपके पास में क्या है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास में 3 फार्मूले आए हैं। उन तीनों फार्मूलों को मैं चलिए यहां लिखे देता हूं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आपके पास में आ गया हाफ kx², और दूसरा फार्मूला आपके पास में आ गया बच्चों हाफ Fx, और तीसरा फार्मूला आपके पास में आ गया बच्चों हाफ F²/k। चलिए साहब, तो ये बड़े सुंदर सुशील किस्म के सूत्र हमारे पास में आ चुके बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। और ये जो x है, ये ध्यान दीजिएगा, उसे एक्सटेंशन जो दिया गया, दिस एक्सटेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू द नेचुरल लेंथ। जो उसकी प्राकृतिक लंबाई है, जो उसकी नेचुरल लेंथ है बच्चों, उस नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास में आ गया। अब थोड़ी सी और चर्चा हम लोग किए लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी और चर्चा हम लोग किए लेते हैं, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं उस बारे में हम लोग बात करते हैं। एक सम कर लेते हैं। चलिए, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि किसी स्प्रिंग को हमने उसकी नेचुरल लेंथ से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया। किसी स्प्रिंग को मैंने उसकी नेचुरल लेंथ से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, और उस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई बच्चों वो हुई U0। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके पैकेज में मेंशन है, आप देख सकते हैं, पन्ने पलट कर जरा देखिए। और जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं बच्चों, मेरा ये सजेशन है कि आप पैकेज साथ में रख के बैठिए, बेहतरीन समझ में आएगा। ये दावा है मेरा आपसे, बेहतरीन समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी इसी में ही झोंक दूंगा कि आपके मस्तिष्क में मैं खुद प्रवेश कर पाऊँ और मैं आपको वो समझा पाऊं जिसको समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। पर मैं जो कह रहा हूं आपसे क्या बच्चों, कि अगर मैंने मान लीजिए किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो उसमें एनर्जी स्टोर है U0। अब अगर मैं उसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करूं तो मुझे इसमें स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो आप चाहें तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप खुद से भी कर सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर दिया करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया करें, दैट यू कैन गो अहेड।
ये एक अच्छी बात रहेगी कि आप पॉज कर दिया करें, खुद से ट्राई करेंगे बच्चों तो बहुत मजा आएगा। हो सकता है नहीं बने, ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है सर, जितनी देर मैंने ये भाषणबाजी करी उतनी देर में हो सकता है आप में से कोई लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, बट फिर भी यू पीपल आर एडवाइज कि कीप द वीडियो ऑन पॉज एंड ट्राई। अभी क्या बोला बच्चों, स्प्रिंग को मैंने 2 सेंटीमीटर खींचा तो एनर्जी स्टोर हुई U0। अब अगर मैं उसे 10 सेंटीमीटर खींचता हूं तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अब सबसे पहली बात क्या होती है बच्चों, देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन अगर मेरे पास में 2 ऑप्शन हो तो मुझे कंफ्यूजन भी होता है। भाई मैं अगर बाजार में से कुछ लेने जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मुझे फिजिक्स की बुक लानी है और मेरे को पता है कि मुझे एक ही बुक लेके आनी है, तो फिर मुझे बोल दिया गया स्कूल में कि साहब आपको ये बुक लेके आनी है, तो फिर मैं वही बुक लेके आऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बाजार गए पैसे दिए आ गए। लेकिन जब मैं बाजार में गया, बोला भैया मुझे ए पब्लिकेशन की बुक दिखाओ और बी पब्लिकेशन की बुक दिखाओ, फिर मैं उनको देखूंगा, फिर मैं उनमें तुलना करूंगा, अरे यार इसमें ये चैप्टर अच्छा है, इसमें ये चैप्टर अच्छा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो फिर वहां कंफ्यूजन आएगा कि मैं ये लूं या ये लूं। ये एक जनरल सी टेंडेंसी रहती है, और ये एक जब भी हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूजन साथ में लेकर आते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और जब मोनोटोनस एक जैसी लाइफ चल रही है तो चल रही है, फिर नो कंफ्यूजन, नो ऑब्जेक्शन, नो काइंड ऑफ डिलेमा इन अवर माइंड एंड वी प्रोसीड अहेड एंड प्रोसीड अहेड, सिंपल, चैप्टर क्लोज। किंतु परंतु अगर जहां वैरायटी आ गई वहां कंफ्यूजन आएंगे। अब अगर यहां पर देखा जाए बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये, एक सूत्र ये, तो मैं इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाऊं। एक बात आप देखिए कि अगर मैं पहला वाला फार्मूला लगाता हूं तो उसमें K और X आ रहा है, दूसरे फार्मूले में F और X आ रहा है, और तीसरे फार्मूले में F और K आ रहा है। अब मुद्दे की बात क्या बच्चों, आप जरा गौर करो, आप किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचो, 3 सेंटीमीटर खींचो, 5 सेंटीमीटर खींचो, 10 सेंटीमीटर खींचो, 20 सेंटीमीटर खींचो, अरे आपकी मर्जी भैया, आप जितना मर्जी खींचो, K की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। K की वैल्यू जो होती है बच्चों वो डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पे, ये नहीं कि स्ट्रेच कर देने के बाद या कंप्रेस कर देने के बाद कितनी लेंथ हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो किस पर डिपेंड करेगी, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन original length. So in both the cases the same spring has been stretched in both the cases. In first case it has been stretched by 2 centimeter, while in the latter case it has been stretched by 10 centimeter. So naturally पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में K सेम रहेगा, K दोनों में सेम रहेगा, किंतु परंतु यदि आप सेकंड आइडेंटिटी को या थर्ड आइडेंटिटी को यूज करने जाते हो बच्चों, तो फिर वहां पर F दोनों केस में अलग होगा। नेचुरल बात है, 2 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक तयशुदा बात है बच्चों, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर बात है, उसमें कोई डाउट वाली बात, कोई टू ओपिनियन वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर आपने 2 सेंटीमीटर खींचा तो फोर्स कम लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे। तो दोनों केस में जो फोर्स होगा बच्चों वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, वो अलग अलग होगा। लेकिन बच्चों, लेकिन क्या होगा, आप अगर ये वाला फार्मूला लगाते तो इसमें फायदे वाली बात ये कि आप 2 सेंटीमीटर खींचे कि 10 सेंटीमीटर खींचे, दोनों केस में K क्या आने का बाबा, K दोनों केस में एकदम बोले तो सेम टू सेम आने का। सो इट्स बेटर कन्वीनियंट फॉर मी टू अप्लाई दिस फार्मूला, रादर आई शुड गो फॉर दीज 2 आइडेंटिटीज। मैं इन दोनों को लगाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे फिर 2 सेंटीमीटर खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ा, 10 सेंटीमीटर कितने फोर्स खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ा, उन दोनों में रिलेशन लगाना पड़ेगा। ऐसा जो समझदार व्यक्ति हैं बच्चों वो तो फिर भी समझ ही गए होंगे कि यार इस फार्मूले को लगाओ, सर काय को सर दुखा रही हो। पर बच्चों हो सकता है मैं किसी का सर दुखा रहा हूं, पर एक बात तय है कि मैं कुछ लोगों का सर दुख रहा था उनके दर्द को हटा भी रहा हूं। क्योंकि ये कंफ्यूजन आता है कि मैं ये वाला क्यों नहीं लगाऊं सर, ये वाला क्यों नहीं लगाऊं, क्योंकि आप तीनों फार्मूला लगाओगे, तीनों में आप आंसर अलग अलग पाओगे, तीनों में आप आंसर अलग अलग पाओगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता भैया कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 3 अलग अलग फार्मूला लगाने से आंसर 3 अलग अलग आए। इट इज नॉट पॉसिबल, ईदर आई एम अप्लाइंग दोस फार्मूला इन अ रॉन्ग वे। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर बच्चों। सो मैं इस वाले फार्मूले से जाऊंगा तो मुझे 2 सेंटीमीटर खींचने में और 10 सेंटीमीटर खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ा, उस पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए कठिन काम है। एज सच कठिन तो नहीं मैं बोलूंगा, बड़ा सिंपल सा दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर खींचने में जो फोर्स लगाऊंगा वो 2 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स का 5 टाइम्स होगा, 5 गुना होगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स कम लगाना पड़ेगा और 10 सेंटीमीटर खींचने में उसका 5 टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा। बट फिर भी मैं नहीं लगाता, मैं एक बात करता हूं, मैं सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाता हूं बच्चों, U इज इक्वल टू हाफ Kx स्क्वायर। U बराबर हो जाएगा बच्चों हाफ Kx स्क्वायर।
अब देखिए पहले एनर्जी U0 थी, ये हाफ है, ये के है बच्चों, और ये 2 सेंटीमीटर आपने उसको खींचा था, आपने उसको 2 सेंटीमीटर खींचा था, और बाद में आपने वही स्प्रिंग ली, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों केस में सेम होगा। और लेटर कंडीशन में बच्चों स्प्रिंग हैज बीन स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर खींचा है, और जब मैंने उसको 10 सेंटीमीटर खींचा भाई तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई पहले एनर्जी U0 थी, that was already given to you people, but in the latter case we need to calculate the potential energy. So this is half k tan square, 2 सेंटीमीटर खींचने में U0, 10 सेंटीमीटर खींचने में U। हाफ के क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएंगे, और ये आएगा U0, ये आएगा U, और ये हो जाएगा बच्चों 4/100, और 4/100 मतलब 1/25। सो दिस you will give that, you will get U is equals to 25 U0। सो दूसरे केस में जो एनर्जी आएगी बच्चों, जो दूसरे केस में जो एनर्जी आएगी वो पहले केस की एनर्जी की 25 गुना आएगी, 25 टाइम्स आएगी। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए कैलकुलेट करना कोई बड़ा काम नहीं था, इट वॉज अ सिंपली जोक। बहुत तय बात है कि बहुत सरल सी बात है। मुद्दे की बात है बच्चों, अगर आप इसमें या इसमें जाते, आप अगर मान लीजिए सेकंड फार्मूले में जाते, तो अभी क्या हुआ, हाफ एफ, और पहली बार 2 सेंटीमीटर खींची एनर्जी इतनी, और दूसरी बार हाफ एफ 10 सेंटीमीटर खींची एनर्जी यू। अब अगर आप इससे करते और आप ये सोचते कि मैं इन दोनों से रेशियो ले लूं, सर हाफ हाफ कैंसल, सर एफ एफ कैंसल, तो यहां आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि दोनों केस में जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट है। पहले केस में जो फोर्स है वही फोर्स दूसरे केस में तो नहीं है ना, नहीं है वो फोर्स दूसरे केस में। दूसरे केस में फोर्स डिफरेंट है भाई, 2 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स अलग लगेगा, 10 सेंटीमीटर खींचने में फोर्स अलग लगेगा। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि आप 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करिए या 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कीजिए, दोनों केस में भैया जो के है ना वो बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। तो के तो दोनों केस में बिल्कुल सेम रहेगा भैया, इसलिए मैंने इस वाले को लगाया। अगर मैं इसको लगाता या इसको लगाता तो थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ती, तो मेहनत को बचाने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास किया है। एनीवेज, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोई ये तो हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी बच्चों। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई ये स्प्रिंग है आपके पास में, ये एक ऐसी स्प्रिंग है जो उसकी नेचुरल लंबाई में है, और अब मैंने यदि बच्चों उसे x1 एक्सटेंशन दे दिया, ये लीजिए मैंने उसे x1 एक्सटेंशन दे दिया, और उसके बाद में फिर मैंने उसके एक्सटेंशन को चेंज कर दिया। देखिए ये नेचुरल लेंथ थी, और बाद में बच्चों मैंने उसका एक्सटेंशन जो है वो x2 कर दिया। अर्लियर द स्प्रिंग वाज इन नेचुरल लेंथ, पहले स्प्रिंग बच्चों उसकी मूलभूत लंबाई में थी, बाद में मैंने उसे x1 प्रसार दिया, और फिर बाद में उसके प्रसार को चेंज करके x2 कर दिया। भाई अर्लियर द स्प्रिंग वाज इन इट्स नेचुरल लेंथ, बाद में मैंने उसके स्प्रिंग को एक्सटेंशन दिया x1, और फिर मैंने उसके एक्सटेंशन को कर दिया बच्चों कितना, x2 कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। मुझे अगर उसके एक्सटेंशन को x1 से x2 करना चाहता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, डेट व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और भाई पहली बात तो ये कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और बाई चांस दोनों के बीच में एंगल 0 है तो मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा एफ एक्स कॉस 0। लेकिन क्या होगा बच्चों, पंगा क्या होगा, अगर मैं इस फार्मूले से जाता हूं तो मैं एक बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। क्यों पाप कर रहा हूं, क्योंकि फोर्स यहां पर वेरिएबल है, फोर्स यहां पर वेरिएबल है भाई। फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, फोर्स बच्चों चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है भाई। आप उसे कम खींचेंगे तो कम फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स खींचेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना। तो फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स अगर चेंज हो रहा है तो ये करना मेरे लिए एक हानिकारक बात हो सकती है। तो मैं कैसे करूंगा बच्चों, ऐसे केस में मुझे वर्क कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे केस में अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए पहले छोटा सा, तनिक सा, इनफाइनाइटली स्मॉल सा वर्क कैलकुलेट करेंगे। सो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और एफ जहां तक है बच्चों तो f की वैल्यू तो आप सभी लोग जानते हैं। f की वैल्यू होती है बच्चों kx dx, और ये लीजिए k और ये x। अच्छा, अब ये छोटा सा वर्क निकाला। अभी अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूंगा तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल वर्क निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। भाई इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw हो जाएगा। और ये लीजिए साहब, आपने ये ले लिया kx, ये लीजिए dx,
और पहले एक्सटेंशन कितना था बच्चों x1, बाद में एक्सटेंशन कितना कर दिया x2। पहले एक्सटेंशन था x1, बाद में एक्सटेंशन कर दिया x2। तो कुछ ऐसी कहानी हमारे सामने उभर कर आ जाएगी। अभी और आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब हम लोग इसमें से k को कॉमन निकाल देते हैं। ये x1 एक्सटेंशन है, ये x2 एक्सटेंशन है, ये x की पावर 1 है, ये dx है, और ये k और ये x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट कितनी बच्चों x1 से x2। अभी देखिए ये k/2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों x², और लिमिट कितनी है इसकी x1 से x2। लिमिट है बच्चों इसकी x1 से x2, और ये k/2, ये लीजिए k/2, और ये हो जाएगा बच्चों x2² - x1²। सो दिस इज द वर्क डन। ऑलरेडी स्प्रिंग को आपने x1 एक्सटेंशन दे रखा था, नाउ इस एक्सटेंशन इज चेंज टू x2। पहले आपने उसे स्प्रिंग को x1 एक्सटेंशन दे रखा था, बाद में आपने उसको x2 एक्सटेंशन दे दिया। तो वर्क डन कितना कैलकुलेट करना, कितना होगा W होगा बच्चों k/2 × x2² - x1²। अच्छा ये देखिए, ये k/2 × x2² - k/2 × x1² अगर मैं लिख देता हूं तो मैं नहीं समझता कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। Am I doing something wrong? Obviously not. So this is k/2 x2² - k/2 x1²। और ये k/2 x2² क्या होगा बच्चों u2, और k/2 x1² क्या होगा u1। सो वर्क डन जो आएगा, जो वर्क डन आएगा बच्चों वो आ जाएगा u2 - u1। वर्क डन जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा u2 - u1। u1 क्या, उसकी इनिशियल ग्रेविटेशन इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, अरे अभी देखा ना हाफ के x² क्या होता है, हाफ के x² पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो k/2 x1² होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और k/2 x2² होगी बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल लाजमी है बच्चों। तो ये u2 - u1, तो ये आपके पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये आपके पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो W बराबर हो जाएगा बच्चों u2 - u1। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तुल्य, उसके समान, उसके इक्वल आ जाएगा। और इसी पर बेस्ड हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। एक आसान सा सम कर लेते हैं बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन दिया, बड़ा सरल सा क्वेश्चन दिया है कि एक स्प्रिंग है जो कि उसकी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। एक स्प्रिंग बच्चों उसकी मूल लंबाई में है और उसकी नेचुरल लेंथ से उसे 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने में, उसकी नेचुरल लेंथ से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने में बच्चों मुझे जो है वो 250 जूल वर्क करना पड़ा। सपोज कीजिए एक स्प्रिंग उसकी नेचुरल लेंथ में है और उसे 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया तो मुझे 250 जूल वर्क करना पड़ा। अब अगर मैं उसको और एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करता हूँ, यदि मैं उसे और एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करता हूँ तो मुझे कितना वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, that we have to calculate। मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। वैसे आपके पैकेज में मेंशन है कि स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज इम्पार्टेड टू इट सो दैट 250 जूल वर्क हैज टू बी डन। इफ द स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर देन व्हाट वर्क हैज टू बी डन। तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें, खुद से एक बार ट्राई कर लें, और जब आप ट्राई करेंगे तो आप क्या पाएंगे। देखिए बच्चों, अभी आपने देखा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हाफ के x2² माइनस हाफ के x1²। अब यदि मैं पहले केस में देखूं तो पहले केस में वर्क था बच्चों 250 जूल, इट वाज 250 जूल्स। और ये लीजिए भैया, ये k/2 मैं कॉमन निकाल देता हूं। अब देखिए x2 कितना 5 सेंटीमीटर और x1 कितना 0 सेंटीमीटर। भाई पहली बार स्प्रिंग को दिया गया स्ट्रेच या कंप्रेशन कितना था, 0 था। स्प्रिंग वाज इन नेचुरल लेंथ, प्राकृतिक लंबाई में थी, उसकी मूल लंबाई में थी। तो x1 की वैल्यू 0 थी, x1 की वैल्यू 0 थी, और बाद में x2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। भाई नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में कितना एक्सटेंशन दिया है या कितना कंप्रेशन दिया है उससे आप बोला करते हैं ना x। तो अब शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी तो मतलब उसको दिया गया एक्सटेंशन कितना था, 0 था, या कंप्रेशन कितना था, 0 था। बाद में आपने उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया और सेकंड टाइम कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो W' और ये k/2। और अब देखिए already you people have imparted the displacement of 5 centimeter, now you are giving displacement of 5 centimeter more। अब आप उसे भैया 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट और अतिरिक्त दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर खींच चुके हैं और 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा खींच रहे हैं, मतलब अब जो नया एक्सटेंशन हो जाएगा बच्चों वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो नया एक्सटेंशन है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और पहले से दिया हुआ एक्सटेंशन कितना है
5 centimeter. Already you people have imparted the displacement of 5 centimeter, and they people are asking you what about work in giving it more extension by 5 centimeter. Then how you will say, already you people have given the displacement of 5 centimeter, you are giving it more displacement of 5 centimeter extra, so 5 plus 5 will turn into 10. Solving this will give you the desired work done, and in both the condition you people know that k is same. दोनों केस में k same रहेगा, so ये k by 2 से k by 2 कैंसल. अब ये 250 है, ये W डैश है, और न्यूमरेटर में बच्चों 25 है और डिनोमिनेटर में 75 है. इन दोनों का रेशो 1/3 आ जाएगा. सो W डैश इज इक्वल टू 250 इंटू 3, 250 इंटू 3. सो दिस विल गिव यू बच्चों 750 जूल. सो वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा कितना बच्चों, 750 जूल. जो वर्क डन आ जाएगा बच्चों वो इस केस में कितना आ गया, 750 जूल. मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर वीडियो को ईमानदारी से पॉज करके करा होगा तो कर भी लिया होगा. ऐसा सॉल्यूशन भी आपके पैकेज में सब लिखा मिल ही जाता है. कौन मेहनत करे, पर बच्चों जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा. आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना तो लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है. बिना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट वर्क. Work has to be done in very smart way, but giving maximum input naturally. So बच्चों ये आपके पास में जो है इस तरीके से हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया. स्प्रिंग से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है इस समय, मैं और बताता हूँ. देखिए एसएस तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल कर ले, वरना फिर हम लोग पहले एक बार थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अलग से काम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. तो हम वो भी कर सकते हैं, बट मेरे दिमाग में जो हाथ के हाथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको हाथ के हाथ बताता हूँ. चलिए, आपको ये बोला है बच्चों कि एक स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है. गौर कीजिएगा, वी हैव अ स्प्रिंग, हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है. नाउ दिस स्प्रिंग इज कट इन 2 पार्ट्स. अब स्प्रिंग को 2 भागों में काटा जाता है जिनकी लेंथ का रेशो 1:n है. अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into 2 parts. रेशो ऑफ उस लेंथ इज 1:n, जिनकी लेंथ का रेशो 1:n है. दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताइए. दोनों पार्ट्स का बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, दोनों पार्ट्स का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, बल नियतांक कैलकुलेट करना है. तो फिर खटाखट फटाफट वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. देखिए आपको क्या दे रखा है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना उसका k है, उसको कितने पार्ट्स में कट करा, 2 पार्ट्स में, जिनकी लेंथ का रेशो कितना 1:n. आपको क्या पूछा है, दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट. अभी देखिए ये स्प्रिंग थी, ऐसे कट कर दी. अब कट कर दी कि एक पार्ट की लेंथ 1 है तो दूसरे पार्ट की लेंथ n है. अगर एक पार्ट की लेंथ 1 है तो दूसरे पार्ट की लेंथ n है. तो मैं इसको यूं समझ सकता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इसकी लेंथ को l मान लूं तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ nl हो जाएगी. अगर मैं सपोज कर दूं कि ये दोनों की लेंथ का रेशो है 1:n, दोनों की लेंथ का रेशो है 1:n, तो अगर मैं इसकी लेंथ को l सपोज कर लेता हूं तो नेचुरल सी बात है ना बच्चों, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी nl. तो पूरी की पूरी स्प्रिंग की अगर आप लेंथ निकालें, पूरी स्प्रिंग की लेंथ अगर आप निकालेंगे बच्चों तो वो हो जाएगी l प्लस nl. अब आपके पास में 2 भाग बनकर आए. एक भाग आपके पास में ये बनकर आया जिसकी लेंथ है l, और दूसरा भाग बच्चों आपके पास में ये बनकर आया जिसकी लेंथ है बच्चों nl. पहले भाग की लेंथ l और दूसरे भाग की लेंथ nl. तो अब मान लीजिए पहला वाला जो भाग है बच्चों उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और जो दूसरा वाला भाग है बच्चों उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है. पहले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने k1 मान लिया, दूसरे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने k2 मान लिया. और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों जो k है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. k लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k1 और पूरी की पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बच्चों k. भाई ये जो पहली वाली का मैंने कितना मान लिया है k1, दूसरी का कितना मान लिया है k2. k1 अपॉन पूरी स्प्रिंग का k, और k1 वाले की लेंथ है बच्चों l और पूरे का लेंथ है l प्लस nl. एक बार फिर से समझा देता हूं. देखिए इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k1 है और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों l है. भाई k1 वाले की लेंथ है l और k वाले की लेंथ है l प्लस nl. होप आपको समझ में आ रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए इनवर्सली ऐसा जाएगा और इसके लिए इनवर्सली ऐसा जाएगा. अब अगर इन दोनों में से यदि मैं l को कॉमन निकाल देता हूं बच्चों तो ये 1 प्लस l और ये l, और ये l से l क्या हो जाएगा बच्चों, l से l कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके पास में अगर k1 देखा जाए, k1 को जरा गौर कीजिए तो k1 अपॉन k इक्वल्स टू दिस. सो दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस. सो बच्चों ये पहले वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया.
ये पहले वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया जिसको आपने लेंथ L दी थी, और दूसरे वाले का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों तो दूसरे वाले को भी मैं ऐसे ही ओरिजिनल स्प्रिंग से कंपेयर कर लूँ, तो दूसरे वाले को कंपेयर करूँ तो K2 अपॉन K, और K2 वाले की लेंथ देखिए तो वो NL है और K वाले की लेंथ है बच्चों L प्लस NL। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, K2 वाले की लेंथ कितनी है, K2 वाले की लेंथ है NL, K2 वाले की लेंथ है NL, और K वाले की लेंथ कितनी बच्चों, L प्लस NL। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से L कॉमन निकाल दूँ तो ये 1 प्लस N अपॉन NL, L से L कैंसल, K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1 प्लस N अपॉन N इंटू K। सो दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड पार्ट। जो दूसरा भाग होगा बच्चों, उस दूसरे भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, उस दूसरे भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा आपके पास में 1 प्लस N अपॉन N इंटू K। बहुत सिंपल। इवन आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने K1 निकाल दिया है और आपको K2 निकालना है, तो आपको पता है K1 अपॉन K2। अब K1 की जो लेंथ है बच्चों, K1 की लेंथ है L, K1 की लेंथ कितनी है L है, और K2 की लेंथ कितनी है NL। ऐसे कर लीजिए, L से L क्या हो गया कैंसल। अब इस बेसिस पर K2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, K2 बराबर हो जाएगा K1 अपॉन N, और K1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके। K1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, K इंटू 1 प्लस N अपॉन N। आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो पहले आया था, आना भी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक स्प्रिंग थी मेरे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, एक स्प्रिंग थी मेरे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, उसको मैंने कट कर दिया, और कट कर देने के बाद में उसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करा बच्चों जिनकी लेंथ का रेशियो 1:1, मतलब पहले की लेंथ L तो दूसरे की लेंथ NL, तो ये L और ये NL। और भैया मुझे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा, मैंने माना कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और मैंने माना कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब K1 वाले के लिए लेंथ आएगी बच्चों, K1 वाले की लेंथ उसके बटे में आएगी और पूरी स्प्रिंग की लेंथ होगी L प्लस NL। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। L ऊपर नीचे से कैंसिल, K1 आ गया, और कुछ इसी प्रकार से K2 के लिए लेंथ इधर आएगी और K के लेंथ इधर आएगी, सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने बहुत सिंपल से क्वेश्चन करे। अभी हम लोग इस पर और अच्छे सम्स करते हैं, पर जब भी हम लोग कुछ फंडा पढ़ते हैं बच्चों तो पहले बिगिनिंग में हम लोगों को वी शुड स्टार्ट विद द वेरी बेसिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, थोड़ा सा कर लें, फार्मूला कैसे लगाते हैं वो समझ लें। उसके बाद तो फिर बच्चों ये जहाँ बहुत बड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते जाएंगे। इवन कोई भी चैप्टर करेंगे तो उसके बाद में फिर हम लोग कुछ और सम्स भी करेंगे। हम पहले बेसिक फंडा पढ़ते हैं, उसके बाद में उस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो जाके मजा आएगा बच्चों। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, या ऐसा हो जाएगा कि जब हमने काफ़ी सारा फिजिक्स या काफ़ी सारा केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ लिया है तो फिर हम उन पर मिक्स्ड प्रॉब्लम भी करने लगेंगे, और जब हम मिक्स प्रॉब्लम करने लगेंगे तो आनंद ही कुछ और होगा बेटा। उस आनंद को लेने के लिए अभी बहुत सारी मेहनत करनी है, फिर वो आनंद भी आएगा, जरूर आएगा, नहीं आएगा उसको घर से बुला के ले आएंगे।